अली दारूवाला, पहले आपका कमेंट। इस मामले पर सियासत ज्यादा हुई, अदालतें अपना काम करेंगी, बार बार कहा गया, लेकिन सियासत भरपूर हुई इस पर। बिल्कुल, इसके अंदर जो हुआ है महाराष्ट्र में वो काफी निंदनीय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो नवाब मलिक जी ने जो इस काम को लेकर जितना भी आरोप हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर लगाया, रियली शेमफुल है मैम। हेलो जी जी, मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए सर। हेलो, ये टोटली शेम है। उन्होंने जो लास्ट 3-4 पे किया वो कम है। कुछ टेक्निकल खामी है। प्रवीण कुंटे एनसीपी से हमारे साथ है। प्रवीण कुंटे ये कह रहे हैं कि जो सियासत हुई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लेकर वो शर्मनाक है। अदालतों को तो अपना काम करना ही था, अदालत पर तो किसी को कभी कोई डाउट रहा ही नहीं, लेकिन जो पॉलिटिक्स की गई वो शर्मनाक थी, और वो आपकी पार्टी के मंत्री द्वारा की गई महाराष्ट्र सरकार में। जिस तरह से केंद्र सरकार ने बेशर्मी के साथ तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का काम किया, चाहे वो सीबीआई रही हो चाहे एनसीबी रही हो, चूंकि मामला शाहरुख खान के बेटे से रिलेटेड मामला था, ठीक पिछले कुछ दिनों पहले ठीक मामला सुशांत सिंह जी का मामला ठीक इसी तरह से उठा था। उस समय भी सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर, तमाम एनसीबी को लेकर ठीक जमकर बेशर्मी से गैर इस्तेमाल करने का काम किया गया था। और ठीक इस समय पर भी सरकार द्वारा इन एजेंसियों का बेशर्मी के साथ इस्तेमाल किया। एनसीपी ने पूरी तरह से इनको भंडाफोड़ करने का काम किया। प्रवीण कुंटे जी, आपको ये कैसे पता कि शाहरुख खान का बेटा इसमें? एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं कि क्योंकि शाहरुख खान का बेटा इसमें था। आप जानते हैं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। बिल्कुल, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है सर? एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसका काम क्या है सर? उसका काम है सच सामने लाना। एक सेकंड सर, आप पर भी आरोप लग रहे हैं। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर जो है एजेंसीज का बेवजह और दुरुपयोग कर रहा है सर। सुन लीजिए सर, आर्यन खान के आर्यन खान के बेटे के पास ना कोई गांजा मिला, ना उनका मेडिकल वेरिफिकेशन हुआ, उसके बावजूद लगातार मुझे जेल में ठूसने का काम कर रहे। ठीक इसी तरह से सुशांत सिंह मामले में भी यही हुआ था। काल्पनिक हत्या का मामला उछालकर बिहार के चुनाव के लिए उसका उपयोग करने का काम किया गया। नहीं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आप बात कर रहे हैं। आप शायद आवेश में आकर आर्यन खान के बेटे आपने कह दिया। सुनिए, आप पर भी आरोप लग रहा है सर, आप पर भी आरोप लग रहा है, आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप शाहरुख खान के बेटे जिनके बारे में आप बार बार बात कर रहे हैं, आर्यन खान है वैसे उनका नाम, आर्यन खान के पीछे छिपकर दरअसल आप ड्रग्स माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप पर आरोप है सर, उस पर जवाब दीजिए आप। समीर वानखेड़े का गुना तो उससे भी ज्यादा आगे है। मुसलमान बनकर शादी करना, बाद में दलित बनकर नौकरी पाना, उसके बाद में बेशर्मी से एनसीबी के अधिकार का इस्तेमाल करना। सर, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। समीर वानखेड़े पर कार्रवाई करने की आवश्यकता, उन्हें जेल में। ठीक है सर, आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिएगा अगली बार जो मैं आपके पास आऊं। किशोर तिवारी, अभी जो प्रवीण कुंटे ने कहा कि बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे, लेकिन सर आपकी सरकार पर भी तो ये आरोप लग रहा है, आप ही की सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर भी तो ये आरोप लग रहा है कि वो लगातार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर दबाव बना रहे थे, इस जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, और ड्रग्स माफिया को बचाने का। दरअसल आर्यन खान तो एक जस्ट उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए। इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या जवाब है? देखिए, मैं बताता हूँ, ये स्वतंत्र भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। जैसे जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सेक्शन 27 के अंदर जो बेलेबल ऑफेंस था उसकी बेल का एनडीबीएस कोर्ट ने रिजेक्ट की। देखो समीर जी, जब एनडीबीएस कोर्ट ने रिजेक्ट की तो उन्होंने कहा सत्यमेव जयते। अब हाईकोर्ट ने जमानत दी तो मैं कहूँ क्या सत्यमेव जयते? देखो, कल ऑपरेटिव ऑर्डर आने के बाद एनसीपी और एनडीबीएस कोर्ट की पूरी फंक्शनिंग पे सवाल उठेंगे, लेकिन मैंने ये सवाल पहले ही उठाए थे। अदिति जी, कानून का दुरुपयोग करके अगर शाहरुख खान के बेटे को तुमने 25 दिन जेल में रखा था तो उसको तुरंत छोड़ना चाहिए, ये मेरी एक राय थी। लेकिन हाईकोर्ट ने जस्टिस नितिन सामरे जी ने आज उसे छोड़ दिया है, तो उसके बारे में वो जो कुछ बात करेंगे उससे एनसीपी की फंक्शनिंग
और एनडीपीएस कोर्ट की फंक्शनिंग, दोनों पे भी सवाल लगेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स आर्यन खान के फ्रीज हो चुके हैं और वो सत्ता का दुरुपयोग, एनसीपी ने अधिकारों का दुरुपयोग कर उनको जेल में रखा। ये बात अब हाईकोर्ट में सिद्ध हो गई है। इस देश में अदालत है सर, इस देश में समीर अदालत वानखेड़े को हटा है, देना इस देश में अदालत है। 3 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई, उसी के तहत आज उन्हें जमानत मिली है सर। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस देश में जुडिशरी है और नेताओं को इस तरह के केसेस से बाहर रहने की जरूरत है। इस पर पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए। सर सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। हमारे साथ अंकुर त्यागी हैं, उनके साथ अरबाज मर्चेंट के पिता हैं। जाहिर तौर पर बहुत ही रिलीव्ड महसूस कर रहे होंगे। अंकुर, क्या कह रहे हैं अरबाज मर्चेंट के पिता? से कोशिश करें, आज साइ ऑफ रिलीफ मिला है, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नहीं होना था, अनफॉर्चुनेटली हो गया है। इट्स अ सैड प्रेसिडेंट, नहीं होना था। आज ये मुद्दे को लेके बहुत लोग एडवांटेज लेंगे, वो फेयर नहीं है। सो फेयरनेस के हिसाब से द प्रॉपर कोर्ट विच हैज एम्पावर्ड टू गिव डिसीजन, उनको जल्द से जल्द डिसीजन देना चाहिए, खास करके जहाँ लोग मासूम हो, इनोसेंट हो। ये तो विदाउट ट्रायल पनिशमेंट देना इंसाफ नहीं है। But I have nothing against judiciary. I have full faith in them. But it's been a very testing time. Trust me. दो तरह के वर्ड्स थे जो कि लगातार एनसीबी के वकील हैं एएसजी अनिल सिंह, वो लगातार उठा रहे थे। पहला कॉन्स्पिरेसी का, कि बाकी के लोग जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी रची गई, और दूसरा था कॉन्शियस पोजीशन का, कि आर्यन खान जो कि अरबाज के साथ थे, आर्यन खान के पास पोजीशन नहीं था, लेकिन चूंकि अरबाज के पास था इसलिए उनको इसका कॉन्शियस पोजीशन था, उनको मालूम था। ये 2 बड़े चार्जेस थे उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ। सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी की ये बात थी कि बॉम्बे से सिर्फ 2 ही लोग को इन्होंने अरेस्ट किया था, अरबाज और आर्यन। दोनों के अंदर कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी मुलाकात नहीं हुई, कुछ भी बरामद को लेके कहा जा रहा है, एनसीबी कह रही है 6 ग्राम ड्रग्स मिली है, ऐसा उनका कहना है। एलिगेशन है, कहना नहीं, एलिगेशन है। हमने पहले दिन से ही कहा सीसीटीवी फुटेज दीजिए, वो देने को रेडी नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई, आपके पास कुछ पता है तो मुझे सीसीटीवी के कुछ तो एविडेंस मुझे बताइए। एविडेंस के हिसाब से उन्होंने बोला इट विल प्रेजुडिस द जुडिशियरी द इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा हाउ विल इट प्रेजुडिस द इन्वेस्टिगेशन व्हेन दूध का दूध पानी का पानी होना है। तो इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रूफ हाउ कैन यू क्लेम कि दिस इज कॉन्टैक्टेड, दिस इज रिकवर्ड। पंचनामा का स्टेटमेंट था अरबाज का और आर्यन का, उसको लेकर उन्होंने रेफरेंस दिया था, उन्होंने वहां पे कोर्ट में भी रखा था और कहा था कि दोनों ने अपने पंचनामा स्टेटमेंट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अरबाज के पास 6 ग्राम ड्रग्स मिला, और कॉन्शियस पोजीशन के बारे में आर्यन ने कंफर्म किया। इसके यही कहते हैं कि प्रेशर में, ड्यूरेस, कोई भी चीज में आपके सर पे कोई बंदूक रखेंगे तो आप तो कुछ भी कह देंगे, बट स्टेटमेंट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। दिस इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन हमें उसी वक्त कह दिए, भाई आप अकेले हो, बच्चे हैं, 6 लोग घेर लेंगे जैसे आप मुझे घेरे हो, मैं तो 20 को कर सकता हूँ, नो इश्यू। बच्चे घेर लेंगे तो कुछ भी कह देंगे, भाई कह के जान छुड़ाओ। उनको लगा चलो ठीक है, कह के जान छुड़ाओ। फॉल्स एलिगेशन था। रात को सब वकीलों को देखे, पापा को देखे, मैंने पापा ये क्या हो रहा है। उसी वक्त हमने रिट्रैक्शन करे, नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज देयर। नेक्स्ट डे हमने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, वो दिखाने को तैयार नहीं। नंबर 2 ब्लड टेस्ट नहीं के लिए उन पे एक्यूजेशन है कंजम्पशन का, उनको एक्यूजेशन है पोजीशन का। कंजम्पशन ब्लड में है नहीं तो कहाँ है, इनके ब्लड में हो। ये आप जेल में मिलकर आए, क्या रहा, कैसा रहा अरबाज? एक बार नहीं, 2 बार मिलके आया। पहली बार मिला जब ऑफिशियली अलाउड हो गया था। बहुत डिमोरलाइजिंग एक्सपीरियंस। बच्चा सामने है, सो नियर येट सो फार, एक कांच की दीवार बीच में, हम बात नहीं कर सके, गले नहीं मिल सके। उसकी माँ की हालत थी, शी वॉज जस्ट क्राइंग इनकंसोलेबली। हर माँ रोती होंगी। उससे एहसास हुआ कि इतने सालों से जो लैंग्वेज करे जेल में, उनका क्या, उनके लिए कुछ करना चाहिए, सो दैट द जस्टिस has to be given ASAP। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अगर ये मान भी लिया जाए, चलिए आप कहते हैं पोजीशन में नहीं मिला, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने वो इस तरह के, क्योंकि लगातार बात चल रही है कि उनके अलग अलग ड्रग पेडलर्स को जानते थे, कई सारे व्हाट्सएप चैट्स भी निकल कर आए हैं, अरबाज के भी निकल के आए हैं कई ड्रग पेडलर्स के साथ। अगर मान लिया जाए अरबाज करते भी आए हैं, अब एक पिता के तौर पर आप उनकी जीवन को आगे किस तरह से देख रहे हैं? आज दिन तक जिंदगी में उसने किया भी नहीं है और करेगा भी नहीं इंशाल्लाह। एज अ फादर, फर्स्ट थिंग इज टू बी डन, इम्प्लीकेशन इज बी डन रॉन्गली। हमने सारे प्रूफ मांगे, वो देने को तैयार नहीं है। किए गए हैं हमारे साथ उमाकांत जी। उमाकांत जी, आपने पिता को भी सुना, उन्होंने ये कहा कि हमने एविडेंस मांगा, फुटेज मांगी, वो फुटेज हमें नहीं दी गई। स्टेटमेंट का जहां तक सवाल है वो तो आप प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर कर सकते हैं। आज जो कुछ कोर्ट में हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जिस तरह से जमानत मिली है, इस पूरे केस को आप कैसे देख रहे हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है?
मुझे पूछ रहे हैं? जी जी उमाकांत जी। अदिति मुझे पूछ रहे हैं? जी उमाकांत जी आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो आई एम हैप्पी। मैं जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ सर, बोलें सर। अच्छा, अब मुझे खुशी है कि आज उन सारे लोगों को बेल मिला, लेकिन उसके ऊपर अभी जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो सारे डेवलपमेंट्स अभी तक हुए हैं, ये सारे डेवलपमेंट्स ही सेट करेंगे आगे की प्रोग्रेस के लिए केस को, चाहे एनसीबी इसको किस तरीके से लेगी या डिफेंस इसको किस तरीके से लेगी, क्योंकि ये माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। आर्यन खान की जमानत पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का स्टेटमेंट आप इस वक्त देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आर्यन खान को हाईकोर्ट से जमानत मिली। नवाब मलिक लगातार हमलावर, तरह तरह के आरोप उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समीर वानखेड़े पर लगाए। अब ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनिए। प्रयास रहता है कि लोगों को ज्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। हमें लगता है कि आज जमानत हो गई। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। लेकिन योगायोग है आज कि जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था, आज वही डर के मारे हाई कोर्ट में गया कि ये पूरी जो जांच महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई की कर रही है, इसे सीबीआई या एनआईए के तरफ ट्रांसफर किया जाए। और मुंबई पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले इनको 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल के सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे फंसाया जाएगा। उससे पहले मुंबई कमिश्नर को उन्होंने लिखा था कि मुझे बॉडीगार्ड दिए जाए, प्रोटेक्शन दिए जाए। ऐसा क्या हो गया कि एक हफ्ते के भीतर जिस पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे उसी से उनको अब डर लगने लगा है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आ रहा है, उन्होंने जो करतूत किए हैं उसी का डर उनको सताने लगा है। सरकार में मंत्री नवाब मलिक को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं ये मामला पूरी तरह से फर्जी है। एक बार फिर से निशाना उन्होंने साधा है समीर वानखेड़े पर, ये कहते हुए कि कल तक महाराष्ट्र पुलिस से, मुंबई पुलिस से माफ कीजिएगा, वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे, आज उसी पुलिस पर भरोसा नहीं है उन्हें। हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी भी जुड़ गए हैं। उज्जवल निकम जी, इस वक्त जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जमानत मिल गई आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन दमेचा को, और साथ ही रिहाई को लेकर यह कहा जा रहा है कल या फिर परसों यानी शनिवार को ये रिहा कर दिए जाएंगे। इस पूरे मामले पर आपका एक्सपर्ट कमेंट सर। ये मला डासांचं आहे ना। उज्जवल निकम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी सर? उज्जवल निकम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? उनके साथ कनेक्शन हमारा छूट गया है। जल्दी से उमाकांत जी, आपको मैंने उस समय इंटरप्ट किया था सर, आप अपनी बात, अपना कमेंट पूरा कर ले। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से नवाब मलिक जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरे तरीके का फर्जीवाड़ा है। जब ये कोर्ट में जाएगा तो ये क्वैश हो जाएगा। और साथ ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है समीर वानखेड़े, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो एलिगेशन तो देखिए, जो बहुत सारे एलिगेशन जो लगा रहे हैं उसका इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। मेरा तो एक इंटरेस्टिंग कमेंट ये है कि मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस को इन्वेस्टिगेटर बना के रख देना चाहिए, दे विल डू ए बेटर जॉब। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, केस को अगर शुरू से बिगिनिंग से अगर भी आप देखेंगे तो केस कहीं और है और बाकी जो चीज़ें हैं और कहीं कुछ हो रहा है। वर्तमान अभी जो बॉम्बे पुलिस की जो बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन की जो बात हो रही है, वो इसीलिए ये एलिगेशन से सारा जुड़ा है। देखिए, कोर्ट का भी आप आज अगर हाई कोर्ट का अगर दोनों ऑर्डर देखेंगे जिसमें लोगों को बेल भी दिया गया और समीर वानखेड़े साहब को बोला कि भाई ठीक है 3 दिन का आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा अरेस्ट में, ये एक बैलेंसिंग ऑर्डर है। क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि केस एक सिरे पे जो कोर इश्यू है वो ड्रग्स हैं, बाकी जो इश्यूज है ये पॉलिटिकल जो चल रहा है खेल, ये पॉलिटिकल खेल में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अभी दूसरा बात ये देखेंगे कि जो कमेंट वो आ रहा है कि मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहे थे या ये है, उसका एक पहलू है। सर आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी इस समय इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर ये जो पॉलिटिक्स हो रही है आउटसाइड। नेचुरली जिसको जहां, हाँ
बैलेंस क्यों इसमें कह रहा हूं कि आप अगर देखेंगे, ये सबको अपना अपना फ्रीडम के ऊपर चिंता है, सबको अपना अपना राइट्स के ऊपर चिंता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज द रियल कोर्ट हु विल प्रोटेक्ट दैट राइट। तो अगर एक चीज़ में अगर वो देख रहा है कि हाँ वहाँ उनके साथ कुछ ये हो रहा है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए टू पुट फॉरवर्ड दिस केस, उनको ये बोला कि भाई ठीक है अरेस्ट से पहले आप ये करेंगे। यहाँ आके देखा कि नहीं, जो बेकी जो तथ्य सामने हैं, जो एविडेंसेस सामने हैं, इनका बेल बनता है, क्योंकि वो जो कंस्पिरेसी वाला हो रहा है या के हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द कोर्ट प्राइमा फेसाई। अभी अगर वो कहेंगे आगे जाके हम इसको प्रूव करेंगे या कॉन्स्पिरेटर्स ओनली नो, तो उज्जवल निकम जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। उज्जवल निकम जी, सबसे पहले तो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को बेल मिल गई, रिहाई कल या फिर परसों, इस पूरे केस पर आपका कमेंट? देखिए, जिस तरह से एक लीगल बैटल और पॉलिटिकल बैटल में ये मैटर गुंज रहा था, और वैसे मैं तो सिर्फ मेरिट की बात कहूंगा कि जो भी सबूत आर्यन खान के खिलाफ ब्यूरो ने कोर्ट में दर्ज किए थे, ऐसा लगता है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट। मैंने पहले भी बताया था कि प्रमोद महाजन की हत्या में प्रवीण महाजन ने मर्डर के पहले 2 दिन पहले प्रमोद महाजन को एक टेक्स्ट एसएमएस भेजा था। उसके आधार पर मेरी कोर्ट में ये दलील थी, प्रमोद महाजन की हत्या का खतरा मैं चला रहा था कि ये प्रीमेडिटेड मर्डर है। लेकिन प्रवीण महाजन ने एक्सपर्ट एग्जामिन करके ये बता दिया कि इस तरह से एसएमएस किसी भी मोबाइल से दूसरे के मोबाइल पे भेजे जा सकते हैं, और इसीलिए मैंने, मेरी पहली ये कमेंट थी कि अगर सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर अगर कोई किसी की केस है तो ये दो भी अगर वो प्राइमा फेसी एविडेंस है, लेकिन जब तक उसे कोरॉबरेटिव मटेरियल नहीं मिलता, कॉन्टेम्पररी रिकॉर्ड नहीं मिलता, तब तक व्हाट्सएप चैट का प्राइमा फेसी होते भी वो वीक एविडेंस बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में ब्यूरो के पास ऐसा कोई कॉन्टेम्पररी एविडेंस नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर ब्यूरो कहीं नतीजे पे पहुंच सकती थी। ब्यूरो का एक आरोप था कि एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन साजिश के लिए 2 और उसके अलावा और आदमी चाहिए थे। लेकिन व्हाट्सएप चैट वो कहां से मिला था, किसने भेजा था, उनके क्या तार, ये तार ब्यूरो अभी तक जुड़ा नहीं पाई। पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्यूरो को भी इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर सकती है, और चार्जशीट के बाद ही हमें पता चलेगा कि किसके कहने में दम है, किसके कहने में नहीं है। तो अच्छा, अब ये उज्जवल जी, आपको इंटरप्ट करके मैं ये जानना चाह रही हूँ, एक लेमैन के लिहाज से, एक आम नागरिक के लिहाज से, क्या आज ये जो बेल मिली है, क्या इसे एनसीबी के लिए एक झटका माना जा सकता है? कैन दिस बी इंटरप्रेटेड लाइक दैट? देखिए, एनसीबी कैसे लेती है इस पे ये बहुत बात निर्भर है। मुझे लगता है कि एनसीबी के भी पास उनके लॉ ऑफिसर होंगे, उनके वकील होंगे, और उनको मन में भी पता चलता होगा कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट का लीगल स्टेटस क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको छटकार पाया कि वो हार गए कि जीत गए। ये हार जीत का सवाल नहीं है। सवाल एक था कि जिसके पास ड्रग मिले नहीं, जिसने कंज्यूम नहीं किए, जिसके दोस्त के पास मिले, उसके आधार पर एक कॉन्शियस पोजीशन कहना कहां तक मुनासिब है, और उस आधार पर सिर्फ कोई भी एक लड़की की जमानत ठुकराना ये कहां तक ठीक है, ये सवाल थे। और मुझे लगता है कि इसके बारे में कोई हैरानगी की बात नहीं है, ऐसे आमतौर पर होता है। लेकिन ब्यूरो के लिए एक बहुत चुनौती है, क्योंकि ब्यूरो के खिलाफ कई सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन ने सवाल करे। मुझे लगता है कि इस प्रकार जो पॉलिटिकल और लीगल बैटल से जो टकराव चल रही है, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है। इससे दोनों तरफ से बचना चाहिए। बार बार मीडिया के पास दोनों तरफ से जो जा रहे हैं, उससे लोगों के मन में शंका और आशंका पैदा हो रही है। इस पर भी ध्यान उन्होंने देना चाहिए। जी जी, उज्जवल जी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, बहुत अहम सवाल है ये। लेकिन इशिकरण, हमने लगातार, मुझे याद है मैं उज्जवल सर से जो बात करी थी, अभी 2 दिन हमारी बातचीत हुई है इसी केस को लेकर, उन्होंने एक बात कही थी कि जो बाहर पॉलिटिक्स हो रही है, इट कैन समहाउ हैव एन इम्पैक्ट इन द कोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले उमाकांत जी ने कहा कि एक तरीके का बैलेंसिंग एक्ट इसको देखा जा सकता है, जो कि एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के। आप इस पूरे केस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल है वो तो चलता रहेगा, उसका कोर्ट के अंदर बैलेंसिंग एक्ट मैं नहीं मानूंगा। कोर्ट ने समीर वानखेड़े के केस को इंडिविजुअली देखा होगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक केस है, एलिगेशन का था, जो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और एनसीबी भी कर रहा है। तो कोर्ट ने तभी जो
हाई कोर्ट को ऑर्डर सही लगा, वो पास कर दिया कि 72 आवर्स का नोटिस दिया जाए। वो इंक्वायरी हो रही है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। दूसरी बात जो इस केस को लेके है, जो ज्यादा जरूरी बात है, वो यहाँ पे ये आई कि मैं बहुत देर से कह रहा था कि दो चीजों में बात डिसाइड होगी कि ये केस एक कंजम्पशन का केस है या एनसीबी साबित कर पाएगी कुछ वाइडर कॉन्स्पिरेसी। तो इसके बीच में ये बात में घूमना था। सेशंस कोर्ट में और स्पेशल कोर्ट में ये फैसला आया कि कॉन्शियस पोजेशन है, एक वाइडर रैमिफिकेशन है, वाइडर कॉन्स्पिरेसी है। पर तूफान सिंह जजमेंट बहुत क्लियर है सेक्शन 67 के ऊपर, और व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर भी बहुत क्लियर है वो। तो इसके साथ पे अभी कोर्ट ने रीजन ऑर्डर नहीं दिया है, बट ये लग रहा है कि कोर्ट का रीजन ऑर्डर में यही आएगा कि कुछ कॉन्स्पिरेसी ऐसी साबित नहीं हो पा रही है अभी प्राइमा फेसाई, क्योंकि चार्जशीट का टाइम है, चार्जशीट में पूरी डिटेल्स आएंगी। बट अगर कंजम्पशन का केस है और वो भी स्मॉल क्वांटिटी मिली है, वो भी जो है उस केस में कोई और भी अक्यूज होता, तो फिर वो बेल के लिए एक फिट केस बन जाता है। ये देश का कानून है। इसके अंदर जो बाकी पॉलिटिकल ट्विस्ट है, उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यन खान ने भी एफिडेविट में स्पेसिफिकली कहा कि हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसी कोई एलिगेशन नहीं मांग रहे, हम अपने केस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा क्या केस है और हमें किन आधारों पे बेल मिलनी चाहिए। तो उनका ये एलिगेशन कोई उनकी एनसीबी के ऊपर कोर्ट में तो उन्होंने नहीं लगाई कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है या एक्सटॉर्शन हो रही है या नहीं हो रही, पर उसके बाद क्योंकि एक विटनेस ने कहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो एज पर लॉ प्रोसीड करेगी और वो चलेगी आगे जो होना है उसके अंदर। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे ईशकरण जो भी आपने उठाया कि आर्यन खान ने तो नहीं कहा, आर्यन नवाब मलिक उनके चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, लेकिन आर्यन खान ने कहीं भी इस तरह की साजिश का, जिस तरह से ईशकरण कह रहे हैं, जिक्र नहीं किया। ये क्या कह रहा है कि वो पॉलिटिकल ब्लेम गेम का हिस्सा खुद को बनते हुए नहीं देखना चाहते, मोहरा नहीं बनना चाहते। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त साथ में है, राजीव रंजन हमारे साथ हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही राकेश त्रिवेदी भी हमारे साथ है। राजीव रंजन, आप आर्थर रोड जेल के बाहर, शायद क्या है वहां से अपडेट? देखिए, अभी मैं आपको कैमरे पैन करके दिखाता हूं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से बढ़ा दी गई है। अभी लगभग 5:30 पर जो जमानत पेटी है, जिनमें जमानत के जिन लोगों को जमानत मिलती है, वो जो पेटी खोली गई है। हालांकि अभी इसमें आर्यन खान की और बाकी मनमोहन धमीजा, बाकी तीनों लोगों की जमानत याचिका या जो बेल ऑर्डर है वो है कि नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उम्मीद है कि जिस तरीके से आज अगर आर्यन खान रिलीज किए जाते हैं तो लिहाजा यहाँ काफ़ी तमाशबीन भी हो सकते हैं और सुरक्षाकर्मी भी इस लिहाज से काफ़ी तैनात कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आर्यन खान की जो जमानत याचिका थी, वो जमानत बेल मिलने के बाद जो जमानत के जो ऑर्डर है वो आज जमा कर दिए गए हैं और इसके बाद हो सकता है कि यहाँ उन्हें आज ही रिलीज किया जाए। इसीलिए पुलिस ने काफ़ी यहाँ बंदोबस्त कर रखा है। अलग अलग जो रोड थे उस डिवाइडर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। खास करके यहाँ आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से निगरानी जरूर रखी गई है। पुलिस ने यहाँ ज़्यादा भीड़ लगाने से मना किया है। सादे वर्दी में भी पुलिस के जवान मौजूद हैं और जो वर्दी में भी पुलिस के जवान मौजूद हैं और इस बात का पूरी तरह से तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में कंजस्टेड होने की वजह से भीड़ ज़्यादा ना हो, ये पहले से एहतियात कर रहे हैं। शाम का समय है, क्योंकि बाकी जो कैदी हैं उन्हें जेल में अंदर शिफ्ट करना होता है। आपको रोक रही हूँ यहाँ पर राजीव, क्योंकि इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के से जुड़ी हुई ये खबर है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश त्रिवेदी हमारे साथ है। राकेश, आपके पास इस खबर से जुड़ा और डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि परमबीर सिंह और कुछ दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ थाने नगर पुलिस स्टेशन में एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई बार परमबीर सिंह को जो है इस मामले में समन जारी करके जांच में शामिल होने की गुजारिश की गई थी, लेकिन किसी भी समन पर जो है वो परमबीर सिंह जांच एजेंसी के सामने शामिल नहीं हुए, सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद में जब एक टीम पहुंची भी थी उनके घर पर चंडीगढ़ में, तब पता चला कि वो चंडीगढ़ के अपने घर पर भी मौजूद नहीं है।
तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब परमबीर सिंह जो छुट्टियों पर गए थे अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर के, उसके बाद में वे वापस लौटे नहीं हैं। तो एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सैलरी होल्ड कर दिया, उन्हें फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो वही दूसरी तरफ आज थाने की इस अदालत ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया है और थाने पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप परमबीर सिंह को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश करें ताकि इस मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अदिति जी, एक बार फिर से रुक करेंगे ड्रग्स केस से जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेशंस है, और आज जो बड़ी खबर आई आर्यन खान को, साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत मिल गई। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र शर्मा, आपके पास इस खबर से जुड़ा कोई और अपडेट? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह की तस्वीरें राजीव दिखा रहे थे कि जेल के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है, जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके पास क्या कोई अपडेट है इससे जुड़ा हुआ कि कब रिहाई हो सकती है आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की? देखिए आर्यन खान के वकील इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जो डिटेल ऑर्डर है वो कल जल्द से जल्द उनको मिल जाए, ताकि उसके बाद उस ऑर्डर को दे करके सेशन कोर्ट, क्योंकि जहां पर एक कोर्ट मामला चलता है, जहां पर सुनवाई होती है, वहां पर उस ऑर्डर की कॉपी दे करके वहां से रिलीज ऑर्डर जल्द से जल्द जारी कराया जाए और जेल से आर्यन खान को और बाकी दोनों आरोपियों को बाहर निकाला जाए। आज की एक्टिविटीज़ अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो बॉम्बे हाई कोर्ट से ख़त्म हो चुकी है। अब कल यहाँ पर एक्टिविटी शुरू होगी जब तीनों आरोपियों के वकील यहाँ पर जेल पर आएंगे, कोर्ट में आएंगे और जल्द से जल्द डिटेल ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे और जो डिटेल ऑर्डर की जो कंडीशंस हैं उसको पूरा करके सेशन कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेकर के उसको जेल में लेकर के जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द आर्यन बाहर आ सके। अगर कल इसमें देरी होती है तो आर्यन खान को 1 दिन और जेल में रहना पड़ सकता है और फिर ये बात परसों तक टल जाएगी और उसमें देरी हो जाएगी। जी अली दारूवाला, लगातार एनसीपी हमलावर है और खासतौर पर नवाब मलिक, वो कह रहे हैं पूरा फर्जीवाड़ा था, पूरा फर्जीवाड़ा है, कोर्ट में ये पूरा मामला क्रैश हो जाएगा। कटघरे में खड़ा कर रहे हैं समीर वानखेड़े को, कह रहे हैं जिस पुलिस से पहले प्रोटेक्शन मांग रहे थे अब उसी पुलिस से उन्हें डर लग रहा है। बिल्कुल, नवाब मलिक जी को जो कहना है वो कह सकते हैं, क्योंकि उनका दर्द हम समझ सकते हैं। उनके दामाद को 8-9 महीने के बाद में एनसीबी ने छोड़ा है। माननीय कोर्ट ने जो भी कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, जो भी करा है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मगर ये जो पॉलिटिसाइज किया है ये पूरे प्रकरण को, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सारी जनता ये तमाशा देख रही है। इतना शर्म आ रहा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, इतनी शर्म आ रही है हमारे को। सर, आप पर यह आरोप लग रहा है सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया आपने। नहीं आता। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ मैम, बोलिए मैम। ये आरोप लगा रहे हैं आप पर कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया है आपने। सेंट्रल एजेंसीज हमारे हाथ में है नहीं लगाना, ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, वो कहाँ पे वो उनको लगाना है, क्या करना है, वो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये लोग काम करते हैं। ये झूठा लोगों को मिसगाइड करना कि बीजेपी लगा रहा है, बीजेपी के पास इतना अधिकार, इतना पावर नहीं है। ये झूठा आरोप लगाना आप इन्हें बंद करना चाहिए। किशोर तिवारी, आप काउंटर करना चाह रहे हैं? आप भी तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को धमकाना बंद कीजिए। अरे, अली दारूवाला को कानून का जानकारी नहीं, ये केंद्र सरकार के अंडर आते हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना चाहिए। लेकिन वो अभी यही केस देख लो कि इसके अंदर उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर एक लड़की को और एक नाइंसाफ 2 बच्चों को 25 दिन तक जेल में रखा, जो बेलेबल ऑफेंस था। और अभी डिटेल ऑर्डर आने के बाद ये एनसीपी की धज्जियां उड़ेंगी और समीर वानखेड़े भी इसी मामले में अधिकारों का दुरुपयोग करना और एक्सटॉर्शन करना, इसमें अली दारूवाला जेल जाएंगे। आप करप्ट ऑफिसरों को यहाँ पर आकर मीडिया ट्रायल बंद करिए तिवारी जी, ये मीडिया ट्रायल बंद करिए। वो जेल जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे या अपने घर जाएंगे, ये आप कौन होते हैं कहने वाले? आप ये बंद करिए ये मीडिया ट्रायल। आप यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे संविधान है, उन्हें अपना काम करने दीजिए तिवारी जी। आप स्वयं जज बन गए, आप स्वयं ऑर्डर पास कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि समीर जी कहाँ जाएंगे, आपके नवाब मलिक साहब कह रहे क्या होने वाला है। मीन्स क्या आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं?
महाराष्ट्र के अंदर आपके पॉलिटिकल ब्लेम के पे आप दर्शकों को जरूर कुछ बताना चाहते हैं, वो कंडीशंस बताना चाहते हैं जिनके तहत ये बेल ग्रांट की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि देश से बाहर जाने से पहले कोर्ट को बताना होगा। ये संभावित शर्तें हैं जिनके बारे में लगातार मेरे सहयोगी भी आपको बता रहे हैं। एक तो पासपोर्ट जमा कराना होगा, गवाहों को प्रभावित करने का, माफ कीजिएगा, गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास ना किया जाए, साथ ही जो आरोपी हैं उनसे संपर्क में नहीं रहा जाए, देश से बाहर अगर जाना है तो पहले कोर्ट को बताना होगा। ये संभावित शर्तें हैं। राकेश त्रिवेदी, और क्या डिटेल है इन संभावित शर्तों को लेकर आपके पास? और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी है कि इन शर्तों पर फैसला और डायरेक्शंस कल कोर्ट द्वारा दिए जाएंगे जब ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। राकेश, आवाज आ रही है? राकेश के साथ संपर्क टूट गया। जितेंद्र शर्मा, अगर आप तक आवाज आ रही हो। देखिए अदिति, जो संभावित शर्तें होती हैं जब भी इस तरह की जमानत दी जाती है, बेल ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो उसमें जो कुछ शर्तें होती हैं जो लगभग एक जैसी रहती हैं, जैसे कि जो एजेंसी है, जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया है उसके संपर्क में रहना होगा, जब भी वो जांच के लिए बुलाए जांच एजेंसी के सामने हाजिर होना होगा। जो कंसर्न कोर्ट होती है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ से जमानत दी है, लेकिन जो मैटर चलता है, जो केस चलता है, वो लोकल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में चलता है, तो इसलिए सेशन कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। इसके अलावा जब देश से बाहर जाना होगा तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पासपोर्ट अदालत में जमा होता है, तो अदालत से परमिशन लेकर के ही वो देश से बाहर कहीं पर जा सकते हैं। इसके अलावा श्योरिटी बॉन्ड, अक्सर जब भी बेल दी जाती है तो श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा करवाया जाता है। वो एक तरह से जमानती होता है, जिसमें अगर आरोपी किसी वजह से, या मान लीजिए गायब हो जाता है, या जांच एजेंसी के सामने या अदालत के सामने पेश नहीं होता है, तो जो उसकी तरफ से जमानत दे रहा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आरोपी को एजेंसी या अदालत के सामने पेश करे। ये कुछ फिक्स कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा जो अलग से कंडीशंस होती हैं कि जो विटनेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी, उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं रखा जाएगा, ताकि कहीं से कहीं केस जो है इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हैम्पर ना हो। किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं या इससे जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, उनको कहीं से भी इन्फ्लुएंस में लेने की या डराने धमकाने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जब भी किसी आरोपी को बेल दी जाती है, तो ये कंडीशंस लगाई जाती हैं। जो जमानती, जो श्योरिटी बॉन्ड होता है, उसमें अमाउंट वो अदालत तय करती है कि किस अमाउंट पर श्योरिटी बॉन्ड जो है वो रिलीज किया जाना है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जस्ट दर्शकों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उन्हें ज्यादा समझ आए, ये संभावित शर्तें हैं, कोर्ट द्वारा इन पर क्लैरिटी कल मिलेगी जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। देखिए अदिति, जब भी अदालत अपना फैसला कोई सुनाती है तो या तो उसी समय वो ऑर्डर को डिक्टेट कर देती है और उसी समय बता देती है कि ये कंडीशंस हैं, आप इन कंडीशंस को पूरा कर लीजिए। लेकिन कभी कभी अदालतें जब अपना डिटेल्ड ऑर्डर देती हैं, यानी कि उसमें दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई, उसके बाद उन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने क्या फैसला लिया है, किस कंडीशन के ऊपर ये बेल दी जा रही है, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर में डिक्टेट की जाती हैं और उसी ऑर्डर में लिखा जाता है कि आरोपी को इन कंडीशंस के साथ बेल पर रिहा किया जा रहा है। तो कुछ अदालतें जो होती हैं, ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपना फैसला सुनाता है। अक्सर जो जज है वो पहले ही बता देते हैं कि आप इन श्योरिटी बॉन्ड्स की तैयारी कर लीजिए, ये कंडीशंस हैं और ये इस अमाउंट का श्योरिटी बॉन्ड है वो अदालत में जमा कर दीजिए और इसके ब्याह पे ऑर्डर कॉपी लेकर के अपने जो आरोपी हैं उसको जेल से रिहा करा लीजिए। लेकिन अक्सर जब डिटेल्ड ऑर्डर आता है उसमें सारी कंडीशंस लिखी जानी होती है, किस कंडीशन पे दलीलों को सुनने के बाद फैसला लिया अदालत ने। जब वो कागज़ के ऊपर आता है, डिटेल्ड ऑर्डर आता है, तो उसमें कंडीशंस लिखी जाती है। आज की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक केस की बात करें, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा, इनका डिटेल्ड ऑर्डर कल आने की उम्मीद है। यानी कि जो दलीलें हुई हैं 2 दिन तक और आज जो दलीलें हुई हैं तीनों पक्षों की तरफ से हुई हैं, तो उन दलीलों को सुनने के बाद जो जज ने किन कंडीशंस पे, किस आधार पर ये जमानत दी है, वो उस ऑर्डर में लिखा जाएगा और उसी में बताया जाएगा कि इन शर्तों को आरोपियों को पालन करना होगा। ये श्योरिटी बॉन्ड है, इतना जमा करना होगा, पासपोर्ट जमा कराना होगा, एजेंसीज को बताना होगा, किसी भी जो विटनेसेस हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो ये कुछ जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। प्रवीण कुंटे जी, सीधे तौर पर आप और बीजेपी के बीच जिस तरह का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक सेकंड से सवाल तो सुन लीजिए। आप पर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, और खासतौर पर नवाब मलिक साहब, उन पर यह आरोप लग रहे हैं, एक तो ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, उस पर दबाव बना रहे हैं, और दूसरा
जो उनके सन इन लॉ को एनसीबी ने पकड़ा था, उससे उसका बदला ले रहे हैं। सर, इसका क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि जिसे आप विक्टिम बता रहे हैं वो खुद कोर्ट में जाकर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से जिस तरह से तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक स्तर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी एनसीबी को तो नेशनल करप्शन ब्यूरो तक कहने की बात हो रही है। और जिस समीर वानखेड़े की लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, उन सवालों पर जवाब दीजिए। समीर वानखेड़े के तमाम क्रेडेंशियल, आपको उसका क्रेडिट को पहचानने की आवश्यकता है। जो आदमी मुसलमान बनकर शादी करता है, फर्जी दलित बनकर नौकरी पाता है और बाद में हीरो बनने के चक्कर में रिस्टोरेशन करता है और अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, उसकी वकालत करती भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पूरी तरह से एनसीबी का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसी बात को हम हमारे नवाब मलिक साहब लगातार कहना चाहते हैं। अच्छा सर, प्रवीण कुंटे जी, और जहां तक उनकी दामाद की बात है, सर, दामाद को बरी करने के बाद में एक तरफ आप ये कहते हैं बीजेपी जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि समीर वानखेड़े हीरो बनना चाहते हैं। सर, आप दोनों में डिसाइड कीजिए कि आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है। सर, लेकिन आपने पॉलिटिकल आरोप लगाया। अली दारूवाला, 30 सेकेंड्स, आपका जवाब। मैडम, मैं एक बात, इनको 3 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या ये बॉलीवुड के जो ड्रग माफिया इनके समर्थन में है? सेकेंडली, ये ड्रग पेडलर्स के समर्थन में है? सेकेंडली, ये एनसीबी को बंद करवाना चाहते हैं? क्या इन्होंने वो जो हर्बल, जो माननीय शरद पवार साहब ने कहा था हर्बल ऑयल, क्या ये हर्बल ऑयल का कंजम्पशन करके ये नेशनल डिबेट पर आए हैं? इसका मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं। मुनमुन धमेजा, आर्यन अरबाज, इनको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में इनको इनका बेल मिल गया, हम उसका स्वागत करते हैं। हमने किसी का यहाँ पर समर्थन नहीं किया। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, एनसीबी काम कर रहा है, उनको करने दो। एजेंसीज को बिल्कुल आप यहाँ पर उनके रिलीजन को, उनके मम्मी डैडी वाइफ को आप बीच में लाके आप कितना बड़ा तमाशा मौकरी कर रहे। राष्ट्रवादी हो गया, शिवसेना हो गया, ये बार बार आके सर, नौकरी तो सियासत है सर, नौकरी तो वो सियासत है जो की जा रही है, राइट लेफ्ट सेंटर सर। इसमें जो गुनहगार हैं उनकी बात नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरह से रिलीजन का कार्ड, मराठा कार्ड, कास्ट कार्ड, ये सब इस तरह की बातें की जा रही हैं, उसमें लग नहीं रहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका सरोकार सही मायने में क्या सच से है। और साथ ही जो नवाब मलिक लगातार निजी हमले कर रहे हैं, उसके बाद सवाल ये भी है कि अब वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डराने धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.